हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर चल रहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से लेके अब तक। जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, एक ब्रीफ अप दे रहे हैं। 1990 में इंडिया के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट के पास द मनी वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो। उस टाइम अपने फिनांस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के। व्हाट ही हैज डन इज, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा एंड वर्ल्ड बैंक ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, दे विल नॉट गिव द लोन। बट उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। वो कंडीशंस थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दो, खुला छोड़ दो। प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट की कंपनीज लॉसेस में थी उसको प्राइवेट कंपनीज टेक ओवर कर ले। जी, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया को खोल दो। हम लिबरलाइजेशन पे थे और आपको बताया था इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन के लिए पैसे थे तेल खरीदने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस टाइम वॉर चल रही थी ईरान में, इस वजह से इंडिया ऐसी पोजीशन पे था। लेट्स प्रोसीड विद L, liberalization. We are on page number 41. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हम कर चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन द टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991. सेकेंड इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. व्हाट इज फाइनेंशियल सेक्टर? फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब है बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स। उसमें क्या चेंजेस आए? मनमोहन सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक से बात करते हुए, हमारे उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर, बैंकिंग मिनिस्टर, RBI के CEO, उनने बैठ के क्या रूल्स बनाए जो इंडिया की इकोनॉमी को अपसाइड डाउन कर दिया उसने, वो ये थे। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे मुथूट फाइनेंस, कमर्शियल बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक, इन्वेस्टर्स बैंक जो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, बुल्स, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे कि वेस्टर्न यूनियन। द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन दिस सेक्टर। इनिशिएटेड उस टाइम, आज से 20 + 9 कुछ 29 साल पहले, 29 ईयर्स। कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट बैंक्स। सारे प्राइवेट बैंक्स जितने इंडिया में आए हैं, प्राइवेट बैंक्स जैसे IDBI और HDFC, ये सारे बैंक्स 1991 के बाद आए हैं। सी, कंपटीशन में जीतता कौन है? कंज्यूमर। SBI को कंपटीशन मिला एक्सिस बैंक के साथ, ओरिएंटल बैंक को कंपटीशन मिला किसी प्राइवेट बैंक के साथ। लोगों ने अपने आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाना शुरू कर दिया, कस्टमर बेस उनका स्ट्रांग हो गया। एक्चुअली बाय द एंड कस्टमर इज द किंग। The banking sector was opened for the private sector. This led to an increase in competition. I repeat, please underline, increased in competition and expansion of services to the consumers. Change in the role of RBI, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। RBI is the Central Bank of India, जो नोट छापता है इंडिया में और उसका क्रेडिट कंट्रोल करता है कि इंडिया में कितने पैसे का फ्लो होना चाहिए। जैसे इस सिचुएशन में लोगों के पास मनी का फ्लो नहीं है तो गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, गवर्नमेंट नहीं डाल रही है, वो सिर्फ उनकी पॉलिटिकल एजेंडा होता है। RBI पैसा डाल रही है क्योंकि उसे पता अगर ये पैसा फ्लो में नहीं आया तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। बैक टू द टॉपिक, उस टाइम RBI ने क्या किया? RBI रोल अंडरवेंट अ चेंज फ्रॉम, प्लीज अंडरलाइन, रेगुलेटर टू फैसिलिटेट। पहले था रेगुलेटर। व्हाट इज रेगुलेटर? बैंक्स पर नजर रखना, बैंक्स को रेगुलेट करना। अब हो गया फैसिलिटेटर, बैंक्स की हेल्प करना। पहले बैंक्स को सुपरवाइज करना था, रेगुलेट करना, अब उनकी हेल्प करना। ड्यू टू दिस, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। इस वजह से बहुत सारे बैंक्स इंडिया में एंटर किए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंटर की, ड्यू टू दिस रीजन। रिसेंट रिफॉर्म, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, ये 1991 में नहीं की, ये अब की है। हमारा चैप्टर है सिंस 1991। 91 के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं? जैसे आपको बताया, इसके अंदर 3 चेंजेस हैं। द फर्स्ट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में ही आई, LPG। उसके बाद इंडिया में सबसे बड़ा रिफॉर्म आया है डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और तीसरा है GST।
हम डीमोनेटाइजेशन को पढ़ रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल असाइनमेंट आपको साथ में मिली हुई है। जहाँ पे आप लेक्चर पढ़ रहे हैं वहाँ पे डीमोनेटाइजेशन की पूरी असाइनमेंट है, पूरी नॉलेज के लिए। अभी के लिए हम उतना पढ़ रहे हैं जितना ज़रूरी है। नोटबंदी क्या होती है, उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या और अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता था। जो एजेंडा से नोटबंदी की गई क्या वो वर्कआउट हुई, ये तो आपने खुद, ये दो चीज़ें आपको पता है। जैसे अभी लॉकडाउन, वी आर लिविंग इन द फ्यूचर्स हिस्ट्री। आज से 10 साल बाद जो पढ़ाया जाएगा हम वो जी रहे हैं। कुछ 3-4 साल पहले आपने ये चीज़ फील की है। लेट्स स्टडी दैट। इंडिया फेसेस फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन इज 1946। इंडिपेंडेंस से पहले नोटबंदी हुई थी 1946 में पहली, एंड द सेकेंड वन इन 1978, और दूसरी नोटबंदी हुई थी 1978 में। द फर्स्ट जब इंडिपेंडेंस मिलने लगा था, दूसरा जब चाइना के साथ वॉर की प्रॉब्लम थी। On both occasions, the reason was to combat the black money that went under circulating wide and large. अच्छा, आपको तो पता ही नहीं था, आपने तो सिर्फ ये नोटबंदी सुनी है। उस टाइम इतना मीडिया नहीं था, इतनी बड़ी लेवल पे डीमोनेटाइजेशन नहीं हुई थी। ये डीमोनेटाइजेशन तीसरी बार हुई है इंडिया में। या दिस इज गुड, फर्स्ट टाइम आपने ये चीज सुनी है। यस, ऑन 8 November 2016, India witnessed its third phase of demonetization. Prime Minister Narendra Modi banned 500 and 1000 currency notes with an immediate effect. 8 बजे के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। ये थर्ड डिमोनेटाइजेशन थी। With banning of 500 and 1000 notes, the country moved one step toward digitalization. ऑब्जेक्ट ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि ये बुक्स बनाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी गवर्नमेंट के अंडर है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल को मेरे को ही जेल ना हो जाए। डिजिटलाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ ब्लैक मनी था। बट इंडिया में इतनी प्रॉब्लम आई, उसको बाद में चेंज कर दिया। पेटीएम आ गया, इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है। यस, दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव था, और आप यही लिखें कि ऑब्जेक्टिव था नहीं, वो बाद में बना दिया गया। And again, I'm not the Congress, I'm not the Modi Bhagat, I'm just explaining what actually is. आगे बढ़ते हैं। In the age where almost every person uses a mobile phone, the concept of online wallets, Paytm, Amazon Pay, come out to be very successful. Online wallet refers to the electronic device that allows an individual to make electronic transactions. QR code के through payment शुरू होगी। The announcement of the demonetization of currency has caused huge inconvenience to the people. Cash crunch become a major problem due to the unavailability of small currency denomination. This is a major problem. Cash crunch. लोगों, करोड़पति लोग थे, पैसा एक भी नहीं था, एसेट्स की फॉर्म में था। मेरे पास इस टाइम 1 करोड़ का लैंड है भाई, वो 1 करोड़ लैंड बेच के थोड़ा मैं खाना खाऊंगा। खाना खाने के लिए तो मुझे कैश चाहिए। मेरे पास 2000 का बिल आ गया, मोबाइल बिल मैं दे ही नहीं सकता। 1 करोड़ का लैंड है तो क्या 1 करोड़ के लैंड से थोड़ा मोबाइल का बिल पे करूंगा। दिस इज कॉल्ड कैश क्रंच। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डिमोनेटाइजेशन आर, इट इज अटेम्प्ट टू मेक इंडिया करप्शन फ्री। इंडिया से करप्शन को निकाल दिया जाएगा। इट इज डन टू कर्ब ब्लैक मनी। जितनी ब्लैक मनी है वो सारी बैंक्स में वापस आ जाएगी। एंड यस, वो आ गई। इंडिया इकोनॉमी 4th या 5th नंबर पे पहुंच गई है, सिर्फ जापान, चाइना, अमेरिका से पीछे, एंड फ्रांस, एंड अभी यूनाइटेड किंगडम को हमने छोड़ा पीछे। ड्यू टू दैट वो पैसा बैंक में आ गया किसी ना किसी तरीके से। टू कंट्रोल एक्सेलेटिंग प्राइस राइज, चीज़ें बहुत महंगी हो रही थी, रुक गई। क्यों? लोगों के पैसे पहुंच गए बैंक में, लोगों ने खर्चा कम कर दिया। जब खर्चे कम हो जाएंगे, चीज़ें अपने आप सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी, या एटलीस्ट रुक जाएंगी महंगी होनी। टू स्टॉप फंड फ्लो फॉर इलीगल एक्टिविटीज, टेररिस्ट को जो पैसे मिलते थे इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, आर्म्स, इलीगल एक्टिविटीज सब बंद होगी, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए, बट येस वी अचीव दैट। टू मेक पीपल अकाउंटेबल फॉर एवरी रुपी दे पोसेस एंड पे इनकम टैक्स रिटर्न, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ा हमें, कहाँ से पैसा आया, कैसे कमाया, टैक्स दीजिए। इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक कैशलेस सोसाइटी एंड क्रिएट डिजिटल इंडिया। अगेन ये ऑब्जेक्टिव था नहीं, पर जब इनकन्वीनियंस इतनी ज़्यादा होगी तो ये स्टेप 5 से 6 दिन बाद, 8 नवंबर से कुछ 15 नवंबर के बाद बोल दिया कि इंडिया डिजिटल इंडिया बनने की तरफ जा रहा है। एंड यस, जा रहा था। जैसे अभी लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई है। आई नो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बट इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव।
There are two students, one from Chandigarh and one from Jalalabad, who is taking these classes from me. So in any, a coin has two aspects, a positive and a negative. So what are the financial sector reforms? एक तो प्राइवेट बैंक्स के साथ कंपटीशन मिला, सेकेंड रिजर्व बैंक रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया, एंड थर्ड डीमोनेटाइजेशन। इसकी पूरे डिटेल असाइनमेंट आपके पास गिवन है, जो लेक्चर के साथ असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में है, आप इसकी और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इतना ही रिक्वायर्ड है, बट एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है आपको पूरी नॉलेज देनी। यू हैव द असाइनमेंट, रीड इट आउट, एनी डाउट आस्क मी ऑन द लाइव जूम सेशन, जो मैं डाउट सेशन ले रहा हूँ। मूविंग ऑन, फिस्कल एंड टैक्स रिफॉर्म्स। व्हाट वाज द फर्स्ट रिफॉर्म्स? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द सेकेंड वन इज बैंकिंग रिफॉर्म्स, जो हमने अभी किए हैं, एंड द थर्ड इज टैक्स रिफॉर्म्स। 1991 में इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम का कोड ही चेंज कर दिया। अभी भी डायरेक्ट टैक्स, अगर ये प्रॉब्लम ना आती तो शायद नेक्स्ट ईयर 2021 में टैक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे जीएसटी आया, ऐसे डायरेक्ट टैक्स का कोड चेंज होना है। इट इज ऑलमोस्ट रेडी, पता नहीं अगले साल या उससे अगले साल लग जाए। ये कोड पहले चेंज हुआ था 1991 में। कैसे? लेट्स स्टडी दैट। Fiscal reforms are the concern with the reforms of government taxation and public expenditure policies. The following reforms were introduced in this sector. Number one, moderate and simplified income tax structure. टैक्स स्ट्रक्चर बहुत इजी कर दिया है, कॉमन लेमैन भी बंदा समझ जाएगा। मैं इतने पैसे कमा रहा हूं तो मुझे इतना टैक्स पे करना है। Prior to 1991, income tax rates were quite high and led to tax evasion. जब टैक्स ज्यादा होगा तो लोग चोरी करेंगे ही करेंगे। The fiscal policy reform simplified the tax structure and lowered the tax rate of taxation. Rates of taxation. टैक्सेशन का रेट कम कर दिया तो लोग चोरी भी कम करेंगे टैक्स की। The maximum rate of income tax was brought down to 30% from 51%. 100 रुपए में से 51 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ते थे, अब 100 में से 30 देने पड़ते हैं। हाँ, आपको लगेगा 30 भी बहुत ज़्यादा है, आई नो ज़्यादा है, अमेरिका में उससे कम है। उसको बहुत साल हो गए इंडिपेंडेंस को, इंडिया को कितना हुए? 75 साल तो हुए हैं। मेक द कंपैरिजन विद चाइना एंड पाकिस्तान, डोंट विद स्विट्जरलैंड एंड अमेरिका। नाउ बैक टू द टॉपिक। टैक्स 100 में से 30% हम दे रहे हैं, 21% टैक्स कम हुआ है। बहुत ज्यादा चेंज हुआ था 1991 में। दिस रिड्यूस टैक्स एवेजन एंड इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। टैक्स कम, लोगों ने ज्यादा टैक्स देना शुरू किया, गवर्नमेंट अमीर होना शुरू हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मनमोहन सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पर काम किया था, हम उसको पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ेंगे तो आज समझेंगे कि आज इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं। 2. Indirect tax were also reduced. As per the committee's recommendation, the rates of various indirect taxes such as custom duty, excise duty, corporation tax, अब ये सब खत्म हो गया, अब जीएसटी आ गया, उस टाइम ये सारे टैक्स थे, have been reduced considerably. However, with the introduction of GST now, all the existing indirect taxes are replaced by the uniform tax system all over the country. हम GST पे बाद में आते हैं। Please read out the tax reforms. What were the tax reforms? Indirect tax कम किया गया, डायरेक्ट टैक्स कम किया गया, जिससे टैक्स एवेजन कम हो गई, चोरी कम होने लगी। फिर अब रिसेंटली 2-3 साल पहले जीएसटी की इंट्रोडक्शन हुई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम इसको भी पढ़ने जा रहे हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, अच्छी तरह रीड आउट कीजिए। टैक्स रिफॉर्म्स नंबर 1 and 2, कंप्लीट 1 मिनट, स्पीड अप। इधर नहीं देखना, पढ़ो, पढ़ाई कीजिए। हाँ, आई एम टेकिंग रेस्ट। हाँ, पढ़ाई कीजिए, स्पीड अप।
राइट. सो व्हाट वी हैव डन इन टैक्स रिफॉर्म्स. अब आते हैं हम जीएसटी पर. जी, पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं टी शर्ट्स का, पजामा का. पंजाब के अंदर 10% है, मुझे एग्जैक्ट रेट्स की नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट द टैक्स गुरु और समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग 10%. तो 1000 रुपये का पजामा रेडी हो रहा है, जीन्स रेडी हो रही है, 10% टैक्स लग गया 1100. गॉट इट. तो पंजाब के अंदर अगर पजामा बन रहा है, पंजाब में ही बेचा जा रहा है, तो 1100 में बिकेगा. एग्जैक्टली सेम पजामा अगर केरला में बन रहा है और केरला की गवर्नमेंट ने टैक्स रखा है 2%, तो 1000 रुपये का पजामा 2% टैक्स कितने का रेडी हुआ? 1020. तो पंजाब में 1100 का पजामा बन रहा है, बिक रहा है, और केरला में 1020. और पंजाब का बंदा केरला से पजामा मंगाता है तो 50 रुपये का पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन. गेटिंग? सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. पंजाब के अंदर 1000 का पजामा रेडी, 10% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो 1100 का पजामा रेडी हो गया. केरला के अंदर साउथ इंडियन स्टेट 1000 का पजामा, टेक एन एग्जाम्पल, सेम रॉ मटेरियल सेम लेबर, और टैक्स रेट है 20 रुपीज, दैट मीन्स 2%. केरला से पंजाब में सामान लाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है 50 रुपये. अब पंजाब के अंदर जो पजामा मिल रहा है वो पंजाबियों को मिल रहा है 1100 में. पंजाब के अंदर सेम पजामा केरला में बन रहा है पर पंजाब में बिक रहा है 1070 में. तो हम ये सारे पजामाज मंगाएंगे और पंजाब की इंडस्ट्री हो जाएगी खत्म. यस और नो? आप कहेंगे 30 रुपये का फर्क है. अरे 30 रुपये का फर्क एक पजामे पे है. ऐसी 100 फैक्ट्री हैं, 100 फैक्ट्रियाँ 1000 पजामे बना रही हैं, और लुधियाना की तरह ऐसी 5 सिटीज़ और हैं. ये फ़र्क आ गया पंजाब की जीएसटी पर, पंजाब की इनकम पर. 100 इंटू 1000, 10 लाख इंटू 30 इंटू 5, कुछ 5 करोड़ के आसपास, और एक महीने के अंदर. इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया. व्हाट इज़ जीएसटी? सेम परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है. अब पिछले साल जम्मू कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट बना लिया गया, अगर आपको नॉलेज हो. इसी वजह से, दिस इज द रीजन. जीएसटी, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ वैल्यू एडेड लेवाइड ऑन मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. इंडिया में जितने गुड सर्विस है सब पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट दारू, शराब, सिगरेट. वाई? इस पर अगर जीएसटी लग गया तो दारू सस्ती हो जाएगी, गवर्नमेंट को पैसे वहाँ से आते हैं. मैक्सिमम जीएसटी है 28%, और शराब के ऊपर टैक्स लगता है कुछ 50%. इसीलिए उनको भी जीएसटी में रखा ही नहीं है. अभी कुछ है भी नहीं प्लान जीएसटी में उनको लाने का. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टबैको प्रोडक्ट्स को मेजॉरिटी, बाकी सभी जीएसटी के अंदर है. इट इज़ पेड बाय द कंज्यूमर्स. However, it is remitted to the government by the business selling the goods and services. आपकी फीस है 1000, 18% जीएसटी लग गया, मैंने आपसे लेने 1180, और 180 जो आपसे लिया वो मैं गवर्नमेंट को देता हूँ. जीएसटी provides revenue for the government. The term GST has been defined in the article 366(12)(a) to mean any tax on supply of goods and services to both except taxes on supply of alcohol, liquor for human consumption. हाँ, अगर अल्कोहल मेडिसिन के लिए यूज हो रही है उस पर जीएसटी है. अगर अल्कोहल किसी केमिकल्स के लिए जरूरत हो रही है, सैनिटाइजर के लिए यूज हो रही है, तो जीएसटी है. बट अगर अल्कोहल कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है तो जीएसटी नहीं है. जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? 1. टू एलिमिनेट क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स विद ऑटोमेटेड compliances, to ensure availability of input tax credit across the value chain and avoid cascading effect. What is cascading effect? This 1000 रुपए की चीज पहले लगा टैक्स 10%, फिर लगा कोई और टैक्स 10%, पहले 1000 का 10%, फिर 1100 का 10%. अगर सीधा 20% जीएसटी लग जाए, सीधा डिफरेंस. अगर जीएसटी लग जाए तो वो चीज़ 1200 में जा रही है, अदरवाइज 1210.
₹10 का टैक्स फालतू लग रहा था इसमें. दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट. जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया. कास्केडिंग इज टैक्स के ऊपर टैक्स. To ensure simplification of registration, filing the return, tax administration and compliance. To harmonize tax-based laws and administration procedure across the country. To minimize tax slabs, prevent unhealthy competition among states. To ensure free movement of goods and across the country without any additional tax. So what are the tax reforms? डायरेक्ट टैक्स कम कर दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दिया गया, फिर इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में ला दिया गया रिसेंटली, और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे. 1 minute, रीड इट आउट. Moving on. The next is foreign exchange reforms. What are foreign exchange reforms? हम रुपीस दे के डॉलर लेते हैं, रुपीस दे के यूरो लेते हैं, हम रुपीस दे के दिनार लेते हैं, फॉरेन करेंसी लेते हैं. इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस उस टाइम किए और क्या चेंजेस अब किए. लेट्स स्टडी दैट. और ये सब हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन के अंडर. द फर्स्ट थिंग वी हैव लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दिस इज लिबरलाइजेशन. External sector reforms include reforms relating to foreign exchange and foreign trade. The following reforms were initiated in this sector. Number 1, devaluation of rupee. रुपी को सस्ता कर दिया गया. इंडिया की करेंसी को नीचे गिरा दिया गया जानबूझ के 1991 में. अब इससे क्या होगा, देखिए मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ी टेक्निकल है तो अपना दिमाग खुला रखिएगा. $1 है 50 रुपीस का. आप 50 रुपए देंगे आपको $1 मिलेगा. डन. अब हमने कर दिया $1 60 रुपीस का. $1 अब 60 रुपीस में जाएगा. पहले अमेरिकन्स को $1000 में $50,000 मिल रहे थे. अब $1000 में 60,000 60,000 रुपीज मिल रहे हैं. पहले 50,000 रुपीज मिल रहे थे, अब 60,000 रुपीज मिल रहे हैं. मतलब अमेरिकन्स को इंडियन गुड्स लेस एक्सपेंसिव, चीप पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे. अमेरिकन्स विल फाइंड इंडियन गुड्स लेस एक्सपेंसिव, जिससे वो इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे. लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा. अच्छा, इंडियंस को इंडिया के गुड्स सस्ते नहीं पड़ेंगे, अमेरिकन्स को इंडिया के गुड्स सस्ते पड़ेंगे. इंडियंस विल टेक those goods at that price only, but Americans will find goods less expensive. क्यों? $1000 के पहले 50,000 मिल रहे थे, अब $1000 के 60,000 मिल रहे हैं, उन्हें $10,000 का फायदा मिल गया.
जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे। ये चीज को हम कहते हैं डीवैल्यूएशन, अपनी करेंसी के रेट को कम कर देना, करेंसी को नीचे गिरा देना। चाइना की गवर्नमेंट ये बार बार करती है, लगातार करती है, इसीलिए इंडियंस को चाइनीज गुड्स सस्ते मिलते हैं। दिस इज द रीजन। चाइनीज गुड्स पूरे वर्ल्ड में सस्ते हैं। क्यों? वो ये करेंसी को नीचे गिराती है अपनी। युआन इज द करेंसी। ये इंडिया ने किया था 1991 में, ताकि इंडिया की करेंसी नीचे गिर जाए जानबूझ के, और फॉरेनर्स को इंडियन गुड सस्ते मिले और बाहर के लोग इंडिया की चीज़ें खरीदें, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े, इंडिया के लोग ज़्यादा कमाई करें। और इसके बाद जानबूझ के रेट को गिराने के बाद मार्केट पे छोड़ दिया रेट। जो हमने +1 में किया है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, रेट डिटरमिन होगा। दिस इज द रेट व्हेन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी इक्वल टू ईच अदर, इक्विलिब्रियम। फिर मार्केट पे छोड़ दिया। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। Devaluation implies relating to foreign exchange devaluation implies a fall in the value of rupee against some foreign currency. In 1991, the rupee was devalued to increase our country's exports and to discourage imports. Determination of foreign exchange by market forces. The exchange rate was to be determined on the basis of demand and supply of foreign exchange. The government was to have very little control on the determination of exchange rate. Clear? पहले गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया, उसके बाद मार्केट पे छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं हर रोज डॉलर का रेट चेंज होता है। गवर्नमेंट नहीं करती, हमारी डिमांड सप्लाई की वजह से रेट चेंज होता है। तब से हम फ्लेक्सिबल मार्केट के अंदर हैं। 1991 के अंदर करेंसी को डीवैल्यू कर दिया गया था। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज रीड आउट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। स्पीड अप, 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। Spread up. ओके, ये है वो 5 रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों कल की क्लास में किए थे। ये सारे वो रिफॉर्म्स हैं जो लिबरलाइजेशन के अंडर आते हैं, जब इकॉनमी को खुला छोड़ दिया जाता है, इकॉनमी अपने हिसाब से काम करेगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लिबरलाइजेशन के। जैसे आपको पहले बताया, क्वेश्चन सारे करने हैं, आंसर्स बुक में गिवन है। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो सीबीएसई ने हमें बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बट दिमाग खुला रखना है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैं बोलता हूँ उससे रिलेटेड। वन मोर थिंग, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हैं, ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, द फुल चैप्टर विल स्टडी इन फर्दर मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, लेट प्रोसीड विद द क्वेश्चंस ऑफ सम क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक लिबरलाइजेशन। पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर
36 क्वेश्चन है, critically appraise the fiscal reforms initiated under NEP of 1991. critically का मतलब है पॉजिटिव भी बताइए, नेगेटिव भी बताइए. fiscal reforms, taxation reforms, बैंक इनिशिएटेड अंडर NEP of 1991. इसको एक्सप्लेन करना है पर GST को एक्सप्लेन नहीं करना. Fiscal reforms are concerned with the reforms initiated in government's taxation and public expenditure policies. The following reforms were introduced in this category. The fiscal reforms simplified the tax structure and lowered the rates of taxation. Write down direct taxation. Taxation को underline करके साथ में लिखिए direct taxation. The maximum rate of income tax was 51%, which is brought down to 30%. The rates of various indirect taxes such as custom duty, excise duty were reduced considerably. The government decided to reduce subsidies so that it can control expenditure. Government ने subsidies कम कर दी ताकि government का खर्चा कम हो. Tax तो कम कर दिया, subsidy भी कम कर दी. Conscious efforts were made by the government to control its expenditure so that mounting deficit could be controlled. Mounting deficit, गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ था बाकी गवर्नमेंट से, उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम किए जो नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर थे. These measures helped to reduce tax evasion and increased government's revenue. By controlling its expenditure and by increasing revenues, the government succeeded to a certain extent, please underline, certain extent in controlling the budget deficit. और बजट का डेफिसिट काफ़ी कंट्रोल हो गया इस वजह से. राइट, 1 मिनट इस आंसर को गो थ्रू कीजिए. क्रिटिकली अप्रेजल मीन्स क्या क्या किया और वी हैव रीच दैट पॉइंट और नॉट. फिजिकल रिफॉर्म्स मतलब टैक्सेशन, दिस वन, बट अंडर 1991 तो GST के बारे में नहीं लिखेंगे. स्पीड अप, 1 मिनट. जी, क्वेश्चन नंबर 41, पेज 49, क्वेश्चन 41. Why did RBI have to change its role from controller to facilitator of financial sector in India? This क्वेश्चन इससे रिलेटेड है. पहले RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या था? रेगुलेटर. अब क्या हो गया? फैसिलिटेटर. पहले वो बैंक्स पर रेगुलेशन लेके आता था, ये रूल्स बनाता था. आप फैसिलिटेट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं. दोनों में फ़र्क होता है. जैसे कि कई पेरेंट्स या बड़े ब्रदर सिस्टर आप पे रोब जमाते हैं, दैट इज़ रेगुलेटर, गलत वो भी नहीं है. और कई कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, दिस इज़ फैसिलिटेटर. क्वेश्चन है वाई, क्यों, क्या ज़रूरत थी? RBI used to control and regulate all the banks and other financial institutes in India prior to 1991. The RBI used to decide the amount of money that the bank can lend and amount they should keep as reserves, determine the interest rates and prioritizes lending to various sectors apart from regulating foreign exchange. Commercial banks के सारे decisions RBI लेता था, A to Z decision. कितने पैसे आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे FD पर, कितना लोन देना है, किसको लोन देना है, क्यों लोन देना है, ये सब RBI डिसाइड करता था 91 से पहले. However, all this changed with that one declaration of NEP. जैसे ही मनमोहन सिंह जी ने NEP अनाउंस किया,
ये सारी चीज़ें खत्म होगी एक पॉइंट में। One of the major aims of financial sector reforms was to transform the role of RBI from regulator to facilitator of the banking or financial sector. This means that greater autonomy मतलब independence. Autonomy may be granted to the financial sector in taking decisions of various matters without consulting the RBI. RBI आपको एक पॉइंट बता देगा, उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। The reform policy led to establishment of private sector banks. इस वजह से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में आए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ICICI बैंक। Banks have been given freedom to set up new branches and determine the rate of interest to be offered on various deposits. अब बैंक्स नई ब्रांच जहाँ मर्जी खोल सकती है, बस RBI को बताना है, पूछना नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मर्जी सेटअप कर सकती हैं, RBI को बताया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। अगर RBI ने कहा है कि FD का रेट 5% मिनिमम होगा, तो कमर्शियल बैंक 6%, 6.5% कोई भी रख सकते हैं। Banks have been given permission to generate resources from India and abroad through the capital market. अगर बैंक्स के पास पैसे नहीं है तो वो बाहर से पैसा ले सकता है। अभी आपको इसके बारे में नॉलेज देते हैं एक चीज़। अगर बैंक्स के पास पैसों की कमी है तो वो बाहर से पैसा उससे लिया जा सकता है। All this led to substantial growth of financial sector. इन सभी से बैंकिंग सेक्टर 1991 के बाद ग्रो किए। ओके, वन थिंग मैंने अभी बताया, बैंक्स बाहर से पैसे ले सकते हैं। अभी लास्ट मंथ चाइना ने HDFC बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसे, कुछ 1 to 2% इन्वेस्ट किया HDFC ने, और इंडिया की गवर्नमेंट को लगा ये गलत हो सकता है, इंडिया ने ये रूल चेंज कर दिया। हम पढ़ रहे हैं, बुक्स पहले से प्रिंट हुई हुई हैं। जस्ट अभी लास्ट मंथ चाइनीज गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड अ वेरी गुड अमाउंट इन HDFC, और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इस टाइम अच्छा काम नहीं कर रहा है, और इंडिया को ये चीज़ लगा और ये रूल चेंज कर दिया गया। हम ये पढ़ रहे हैं कि बाहर का पैसा इंडिया बैंक्स में आ सकता है, आ सकता था। इसी महीने रूल चेंज किया गया कि परमिशन के बाद आप पैसे डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं बाहर का पैसा इंडिया के बैंक्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, 2 more questions and we are done with our lecture. Question number 42. How is RBI controlling the commercial banks? RBI कमर्शियल बैंक्स को कैसे कंट्रोल करता है? हमने पिछला चैप्टर किया बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। एग्जैक्टली वही आंसर है। आई एम नॉट रीडिंग द होल आंसर, आई एम जस्ट रीडिंग द मेन पॉइंट। RBI फिक्सेस द बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट RBI डिसाइड करता है, जिस वजह से अपने आप ही मार्केट रेट फॉलो करता है उसको। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो RBI डिसाइड करता है। फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देते हैं, उसके ऊपर कितना लोन मिल सकता है RBI बताता है। क्रेडिट राशनिंग, हर बैंक को फार्मर्स को कितना लोन देना पड़ेगा, हर बैंक को अपनी ब्रांच विलेजेस में कितनी ओपन करनी पड़ेगी, ये सब RBI डिसाइड करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इट्स एन NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है RBI। जरूरी नहीं है ये आंसर लिखना है, ये आंसर आप बैंकिंग चैप्टर से भी लेके लिख सकते हैं। कूल, परफेक्ट। Moving to the last question for this lecture. Page 50, question number 45. Page 60, question number 45. ये सभी रिफॉर्म्स ने एक इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट दिया। सर्विस सेक्टर, इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हम अब ये मेजर थे, इससे हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री,
क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, थोड़ा सा आगे जाते हैं फोटोग्राफी, ये सारे इंप्रूव किए हैं ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब फोटोग्राफी के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपके घर तक पहुंच रही है, नेटफ्लिक्स, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ये नहीं लिबरलाइजेशन हुआ सीधा फोटोग्राफी का बिजनेस ऊपर चला गया, नो, इट कैन नॉट हैपन। पहले नेसेसिटीज इंप्रूव की हैं, जब नेसेसिटीज इंप्रूव की तो लग्जरीज पे आ गए, हम कंफर्ट्स पे आ गए। सी, हॉस्पिटल्स इज आर नेसेसिटी, नेसेसिटी के बाद जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो कंफर्ट्स में लगाते हैं। पहले पैसे आया फैन लगा, फिर पैसा आया कूलर लगा, फिर पैसा आया एसी लगा, फिर इंडियन इकोनॉमी में और पैसा आ गया, हमारे कंफर्ट्स में आ गया। मूवीज इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंप्रूव किया है, बॉलीवुड इज द नंबर 1 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड। इसके बाद लग्जरीज में पैसा आ गया, बड़ी बड़ी मैरिजेस पे पैसे लगने शुरू हो गए, कैटरिंग, फोटोग्राफी, ये लग्जरीज है। और ये सब कुछ अब इसके बाद एक्स्ट्रा लग्जरीज में पैसे आएंगे। दिस इज ड्यू, सर्विस सेक्टर इंप्रूव किया ड्यू टू लिबरलाइजेशन। यही हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर? इंडिया में सर्विस सेक्टर इतना इंप्रूव किया 1991 के बाद, क्या इसके फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल? 6 मार्क का क्वेश्चन। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा अब एग्रीकल्चर से नहीं, फार्मर से नहीं, सर्विस सेक्टर से आता है। ये सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा है। आईटी इंडस्ट्री अब इंडिया की इकोनॉमी को सर्वाइव करवाते हैं। क्यों? The major factor responsible for the high growth of the service sector are as follows. Number 1, high income elasticity of demand. It has been noticed that income elasticity of demand for services is more than 1. जब लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो सर्विसेज पे खर्च करते हैं। लाइक इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ गया, खाना तो वो पहले ही खा रहे हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स तो उनके पास पहले ही हैं, तो वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? वो सर्विसेज पे पैसा खर्च करेंगे। तो अब इंडिया डेवलपिंग से डेवलप स्टेज पर जा रही है, जिससे सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। Hence the demand for services increases at a faster rate than the demand of commodities with the increase in income. 2, technical and structural changes. इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस आए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, क्योंकि इनको मार्केट पे छोड़ दिया गया है। कंज्यूमर को जो चाहिए प्रोड्यूसर वो बनाता है और बेच देता है। किसी को पता भी नहीं था, सभी घर के अंदर बैठे होंगे। स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स ने सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। भाई उनको फीस चाहिए, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, मुझे फीस चाहिए, सर्विस सेक्टर है, मेरे ऊपर कोई बैठा नहीं हुआ। तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। जैसे मार्केट में चीज़ की चेंज आया, सर्विस सेक्टर उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। The technical and structural changes in the economy have made it an attractive destination for outsourcing, contributing towards the growth of service sector. इंडिया ने आउटसोर्सिंग करनी शुरू कर दिया इस वजह से। You know outsourcing, if not, we'll be doing in the next lecture, tomorrow's or day after. IT revolution, इंडिया के अंदर हैदराबाद की तरफ हम चले जाते हैं। IT सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। इन्फोसिस, यूरोप, अमेरिका को ऑलमोस्ट हमने पीछे छोड़ दिया। इंडिया का IT में रेवोल्यूशन आई है ड्यू टू these changes. With the advent of the IT revolution, it has become possible to deliver services over long distance at a reasonable cost. Thus, trading in services has increased worldwide, also benefiting India. I am giving certain examples: Amazon, Flipkart, Zomato, Swiggy. ये सब IT revolution के अंदर आ रहे हैं। And I am teaching you at your home. और आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। दीपांशु अग्रवाल जी रात को 2 बजे लेक्चर देखते हैं, मेरे को पता लगता रहता है। 3 बजे उठे होते हो, पढ़ रहे होते हो, 3 बजे थोड़ा ट्यूशन पढ़ने आओगे। सो दिस इज नथिंग बट द IT रेवोल्यूशन। बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991. Economic reforms initiated in 1991 increased demand for manufacturing industry, thereby benefiting the service sector also. जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, सर्विस सेक्टर अपने आप बढ़ने लग गया, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सर्विसेज भी देनी है। बॉर्न ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। बॉर्न ब्रेड, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बट अब आप जाके वहाँ जाके ब्रेड थोड़ा लोगे, उनको सर्विस सेक्टर बनाना पड़ गया। उनकी बसेस आके ब्रेड्स देती हैं, सप्लाई करती हैं, तो सर्विस सेक्टर अपने आप ही बढ़ना शुरू हो गया उस वजह से।
लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर बूस्टेड द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके लिए उनको बैंक से पैसा चाहिए था, उन्होंने बैंक से पैसा लिया, बैंकिंग सेक्टर बढ़ना शुरू हो गया। रिफॉर्म्स इन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज। सो क्वेश्चन है, इंडिया में सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा कैसे इंप्रूव कर रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी की प्रोपोर्शनेट कम हो रही है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो रही है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? ओनली वन इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, लिबरलाइजेशन, जो 1991 में डिसाइड किया गया था। कुछ 5 साल लगे एग्रीकल्चर सेक्टर को सेट होने में, कुछ 5 साल लगे इंडस्ट्रियल सेक्टर सेट होने में, फिर 5 साल लगे सर्विस सेक्टर को सेट होने में, फिर उसके अंदर नेसेसिटीज ऑफ सर्विस सेक्टर, कंफर्ट्स ऑफ सर्विस सेक्टर, और अब लग्जरीज ऑफ द सर्विस सेक्टर। कूल, नाइस। दिस इज व्हाट वी हैव इन लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इकोनॉमी को खोलना, ओपन अप द इकोनॉमी। इसके अंदर 5 रिफॉर्म्स हमने पढ़े। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, अब इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। बैंकिंग रिफॉर्म्स, आरबीआई एडवाइजर हो गया। टैक्स रिफॉर्म्स, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स का रेट कम हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, डॉलर का रेट कम ज्यादा गवर्नमेंट नहीं करती, मार्केट पे छोड़ दिया गया। इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, और इस सब से इंडिया के सर्विस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़े। दिस इज एल। अब करेंगे पी। पी इज प्राइवेटाइजेशन। इन टुमारोज क्लास विल डू प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है, उससे क्या क्या चेंजेस आए और उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।